नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 9वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 9वां अध्याय। पारुल उस बार बहुत दिनों के बाद मैके आई। इसलिए नहीं कि इधर आग्रह नहीं है, उसका आना भी कदाचित ही होता है, क्योंकि वह ससुराल में नहीं रहती, रहती है पति के यहाँ, और पति की नौकरी बदली की है। और फिर उसे रसोइया नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं, इसलिए माँ बाप से लड़ झगड़ कर पत्नी को साथ ले गया है। बेटा अपनी स्त्री को साथ ले जाए, उन दिनों कौन माँ बाप खुशी मन से इसका समर्थन करते थे। बहू अगर नाचते नाचते पति के साथ डेरे पर जाए और वहाँ पूर्ण स्वामित्व का स्वाद पाए, तो वह बहू भला फिर कभी सास फुआ सास की छत्र छाया में बहू बनकर रहेगी? नहीं, हरगिज नहीं। तो और क्या, डेरे पर जाने का मतलब ही है बहू का स्वतंत्र हो जाना। आखिर बेटे को पाल पोस कर लायक बनाकर उसका ब्याह करने का मतलब ही क्या? यदि बेटे की बहू के हाथ का सेवा जतन ही ना मिला। परंतु पारुल के पति ने स्त्री के उस कर्तव्य की ओर कभी नहीं देखा, केवल देखा तो अपनी ही ओर। और पारुल पारुल उसे कोई कर्तव्य बोध नहीं, कम से कम आंखों की लज्जा। बकुल के इस सवाल पर पारुल हंस पड़ी थी। कहा था, बेशक बेशक वह अच्छा दिखता। मैं यदि सास के पांव पकड़कर कह पाती, वह बेहया निर्लज स्वार्थी जो भी कहे, मैं आपके चरण नहीं छोड़ने की, तो जरूर धन्य धन्य हो जाती। पर उस धन्य धन्य में है क्या, सो बता। नकली रूप धारण कर धन्य धन्य बटोरने से मुझे सख्त नफरत है। और फिर पारुल जरा हंसी थी। उस आदमी को जलाकर मारने में थोड़ी ममता भी हुई। मुझे आंखों की ओट में रखना होता तो वह पल पल दाह से जलता रहता। बकुल भी हंसी। लड़की कुमारी है, इसलिए कुछ छिपा कर नहीं बोली। खूब, सिर्फ उसी उन्हीं की निंदा की जा रही है, अपनी तरफ से जैसे कुछ है ही नहीं। पेटी बिस्तर बांधकर अमल बाबू चलते बने होते तो तू खुद जैसे त्रिभुवन अंधेरा नहीं देखती, वह भी देखती शायद। जो भी हो, मौके बेमौके पीठ पीछे एक सहारा तो है, सहारा ही केवल, और कुछ नहीं। और कुछ, वह भी शायद है कुछ। चक्षु लज्जा की माया तज कर निकल पड़ने से कम रसोई भंडार घर पर तो निरंकुश कर्तृत्व रहता है। यह स्वाधीनता ही क्या कम है? तू बड़ी निंदक है। अमल बाबू तो तुझे सर्वस्व सौंप कर बैठे हुए हैं। यही तो आफत है। पारुल कैसी तो एक उदास हंसी हंसी थी। सर्वस्व पा जाने का भार तो कम नहीं। वह ना उगलते बनता है और ना निकलते। उगलते नहीं बनता, यह तो समझी, किंतु निगलने में क्या बाधा है? अरे बाबा, यह प्रश्न तो हरदम मैं ही अपने आप से पूछती हूँ, उत्तर कहाँ मिलता है। कर्मशः भार ही बोझिल हुआ जा रहा है। खैर छोड़ भी, मेरे अमल बाबू की रहने दे। तेरे निर्मल बाबू की क्या खबर है, सो बता। आहा, बदतमीजी मत कर। बदतमीजी कैसी? इतने दिनों में कहाँ तक क्या प्रगति हुई, यह तो सुनो। रुकेगी भी तो। पारुल अचानक गंभीर हो गई। बोली, वह शायद अभी भी माँ ताई के आंचल में मुन्ना ही बना बैठा है, कोई चेष्टा नहीं की। उस समय गंभीर बकुल भी हुई थी। चेष्टा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है सजली दी। ओह, प्रश्न ही नहीं? वहीं गण गोत्र कुलशील ब्राह्मण कायस्त्र राड़ी वारेंद्र, तो फिर मरने को तू अभी भी किस प्रत्याशा में बैठी है? प्रत्याशा? प्रत्याशा काहे की रे सजली दी? बैठी रहना बात भी बेमानी है। हूँ इसलिए हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये अभिभावक अभी भी तुझे घर से निकाल बाहर करने को सत्तू बांधकर पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं। सो मैं क्या जानूँ, बकुल कह रही थी। सो मैं क्या जानूँ, लेकिन बकुल क्या सचमुच नहीं जानती थी यह बात? बकुल के पिता अपने सदा दुर्बल चित्त की सारी आकुलता लिए उस लड़की पर ही निर्भर करते हैं क्या? जो लड़के बड़े हो गए, वे तो बाप के लिए बंधु बांधव के बराबर हैं। कम से कम बकुल के पिता की चिंता इससे ऊपर नहीं उठ सकती। विवाहित बेटों को वह बदस्तूर प्रतिपक्षी मानते हैं, और विवाहिता लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपनी कहने को अतएव वह लड़की ही है, वह कुंवारी लड़की। बेटी का चाल चलन यद्यपि उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता, फिर भी समय पर दवा का गिलास वही तो मुंह के सामने ला देती है। वही तो देखती है कि बाबूजी का बिस्तर साफ है या नहीं, बाबूजी की फतुई में बटन है या नहीं, बाबूजी को अच्छा बुरा खाने को मिल रहा है या नहीं। भरोसे का एकमात्र यह आधार भी यदि पराए घर चली जाए, तो उस विपत्निक असहाय आदमी की क्या गति होगी। हो सकता है जात मान लोक लज्जा सब बहुत बड़ी चीज हो, परंतु स्वार्थ, स्वार्थ से बढ़कर और क्या है? और सबसे बड़ा स्वार्थ, प्राण रक्षा।
बकुल पिता की यह दुर्बलता समझती है, परंतु यह क्या कोई कहने की बात है? ना, यह बात सजली दी से भी नहीं कही जा सकती। इसलिए कहा, मैं क्या जानूं, परंतु पिता की इस दुर्बलता के प्रति बकुल कृतज्ञ नहीं है क्या? पारुल ने कहा, तो फिलहाल तुम्हारी कॉपी के पन्नों पर जोर शोर से व्यर्थ प्रेम की कविता ही लिखी जा रही है। बकुल हंसकर बोली, मैं भला प्रेम की कविता कब लिखने लगी? यह तो तेरे हिस्से है, जिसके लिए अमल बाबू। दुहाई है रे बकुल, हर बात में तेरे अमल बाबू की याद मत दिलाया कर, 2-4 दिन भूले रहने दे रे बाबा। छी सजली दी, हिंदू नारी क्या यही मनोभाव है? यही तो मुश्किल है। पारुल हंस उठी, मैं किसी भी तरह से अपने को हिंदू नारी की केचुल में घुसा नहीं पाती, पर उस केचुल को ठोकर भी मारती हूँ। पारुल का चेहरा एक अजीब रहस्य की धूप छांव से जैसे दुर्भेद्य लग रहा है। लगता है चाहते ही पारुल उस केचुल को उतारकर निकल आ सकती है, नहीं निकल रही है। मानो केवल अपने ऊपर एक निष्ठुर कौतुक का खेल खेलती हुई मजा देख रही है। अनामिका वह चेहरा देख पा रही है। उधर निर्मिमीश ताकते हुए बकुल का मुंह भी। बकुल गोरी नहीं है, पारुल का रंग चंपा फूल जैसा है। पारुल का पति उसके चंपई शरीर पर फबने लायक साड़ी भी खरीद देता है। उस दिन पारुल ने एक महीन चांदनी साड़ी पहन रखी थी, काली चूड़ी कोर वाली। वह कोर महज चूड़े के किनारे को घेरकर उसके कंधे के बगल से छाती पर लटक आई। बड़ी सुंदर दिख रही है पारुल। चांदनी साड़ी में लाल कोर और भी अच्छी लगती है, मगर लाल कोर की साड़ी पारुल को पसंद नहीं। किसी उपलक्ष्य में सदवा के नाते कोई उसे लाल कोर की साड़ी देता है तो वह किसी और को दे देती है। इसकी वजह बकुल के सिवा सबकी अजानी है, किंतु बकुल के अलावा पारुल किसे कहे। लाल कोर की साड़ी में बड़ी पतिव्रता पतिव्रता जैसी गंध लगती है, मानो पहनने से लगता है बदन पर गलत विज्ञापन चिपकाए घूम रही हूँ। बचपन में पारुल की एक ऐसी अनेक उद्भट धारणाएं थी और था एक बेपरवाह साहस। इसलिए पारुल ने पिता के सामने खड़ी होकर पूछा था, बकुल के ब्याह की उम्र तो हो गई, हम लोगों के हिसाब से तो उम्र पार भी हो गई, उसका ब्याह क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा लड़का नहीं मिलने से मेरी तो यह लाचार अवस्था है, बड़े भाई सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं, इसलिए बाप ने जवाब दिया। भले आदमी वैसे लाचार नहीं थे, पर स्त्री वियोग के बाद उन्होंने स्वेच्छा से ही अपने को लाचार सा बना लिया था। क्या जाने किसी मनोविज्ञान से, शायद औरों की दया बटोरने के लिए, या कि घर में अपना मूल्य बरकरार रखने के लिए। किसी ने कुछ कहा नहीं, तब भी अपने ही घर में स्वयं को अवान्तर सा महसूस करने लगते थे, इसलिए जब तब यहाँ वहाँ होते थे। खैर, अपने को लाचार कहते कहते अंत में वही हो पड़े थे। वह बोलते ही खांसने लगते। पारुल कहती, वह नर्वसनेस है, झूठी खांसी खांसते खांसते आखिर। परंतु पारुल तो ऐसी अनेक विद्यतापूर्ण बातें बोलती है। उस दिन भी पिता के मुंह पर कह ही बैठी, आप लोग आंख रहते अंधे हैं, लड़का तो आपकी नज़र के सामने ही है। नज़र के सामने ही लड़का? पारुल के पिता आसमान से गिर पड़े थे। किसके बारे में कह रही है तू? और किसकी कहूँगी बाबूजी? क्यों, निर्मल की याद नहीं आई आपको? निर्मल? निर्मल यानी अनुपम बाबू का लड़का सुनिर्मल? वह अशक्त आदमी सख्त और सीधा तनकर उठ बैठा। ओह, उसने तुझे अपना वकील खड़ा किया है? मैं उसका निर्मल के यहाँ जाना निकालता हूँ अब जाती ही नहीं है। और आप तो जानते हैं मैं किसी की सिखाई बातें नहीं बोलती, मैं आप ही कह रही हूँ। आप ही कह रही हो? विवाहिता बेटी और योग्य जमाई की मर्यादा भूलकर पिता झुंझला उठे। क्यों नहीं कहोगी? डेरे पर रहती हो, अप टू डेट जो हो गई हो। मैं पूछता हूँ, उन लोगों से हम लोगों का संबंध होता है क्या? वह झुंझलाना यदि पारुल के लिए होता तो पारुल बेशक दूसरा शब्द भी नहीं बोलती, पर वह तो बकुल को किसी किनारे करने आई थी, इसलिए उसने कहा, नहीं होता है, इस बात का कोई अर्थ नहीं, करने से ही होता है। करने से ही होता है? और क्या? नियम कानून तो भगवान के बनाए नहीं है क्या? इनका इधर से उधर नहीं हो सकता। अपने बनाए नियम को आदमी आप ही तोड़ता है। खूब खूब। पिता और भी खिचला उठे थे। बोली मैं तो बिल्कुल माँ को बिठा दिया है, मेरे तोड़ने से ही टूटेगा। मेरे लोग राजी होंगे? अगर होंगे, कहा है तुझसे, मैं कहती हूँ यदि हो तो आप तो नहीं नकारेंगे ना? पिता फिर लाचार होकर लेट गए। बोले, मेरा नकारना? रोगी मुर्दा, एक और पड़ा हूँ, मर जाने पर लड़के एक दिन खींचकर फेंक आएंगे। लड़की अगर प्रेम करके किसी के साथ निकल भी जाए तो कुछ कर सकूंगा मैं? पारुल अपलक आंखों से छाती पर हाथ रख के हाफते हाफते निश्वास फेंकने वाले उस आदमी की ओर ताकती रह गई। उसके बाद चली आई थी। लौटकर सोचने लगी, तो क्या पतवार मैं ही थामूं? किंतु पतवार थामने से ही क्या नाव चलती है? नाव यदि बालू के चौर में अटकी हो, फिर भी अंतिम कोशिश कर जाऊंगी। ना,
बकुल की जीवन नैया को फिर भी बहा नहीं पाई पारुल। उस बार चले आने के समय सिर्फ बोली थी, तेरे आगे मैं अपराधी हूँ बकुल, खामखाही मैंने तुझे छोटा बनाया। ताज्जुब है, मैं सोच भी नहीं सकी कि तू किस माटी के एक खिलौने को रोश और शोभ से चुप हो गई पारुल। उस मुंह की ओर ताककर धीरे से हंसती हुई बकुल बोली थी। बकुल की उस बात का अंत लेकिन नहीं सुना जा सका। उस हल्की सी हंसी पर रूढ़, रूखा, कर्कश एक जोरों का धक्का सा लगा। घड़ी का अलार्म। नियम वाले घर में रात पूरी होने पर कर्म चक्र को चालू करने के लिए घड़ी में अलार्म दिया रहता है। नमिता बड़ी लक्ष्मी और होशियार बहू है। अलार्म की घंटी से जगकर वह पहिए के को चलाना शुरू कर देती है। ठंडी जगह नौकर चाकर भोर में उठना नहीं चाहते, लेकिन सुबह सुबह ही घर में सबको बैठती चाहिए, गर्म पानी चाहिए। यह काम नमिता पर किसी ने लादा नहीं है, उसने अपनी इच्छा से ही अपने ऊपर लाद लिया। आत्म निपीड़न ने भी एक प्रकार का वित्त विलास है। कोई नहीं भी चाहे तो आदमी त्याग स्वीकार करता है, स्वार्थ त्याग करता है, बेजरूरत मशक्कत करता है, अकारण सेवा करता है। नहीं तो अनामिका देवी का दरवाजा खटखटाकर बैटरी बढ़ाने की क्या जरूरत थी उसे। इनकी जिम्मेदारी तो उसकी नहीं है। अलार्म की घंटी से चौंक कर टेबल पर रखी कलाई की घड़ी की ओर देखा। अनामिका देवी ने अवाक होकर सोच रही थी, तो क्या मैं सोई नहीं? चाय का प्याला देखकर और भी हैरान होकर सोचा, यह लड़की भी नहीं सोई क्या? उससे यह बात कही उन्होंने? नमिता जरा उदास सी हंसी हंसी बोली, सोई थी, उठ गई। मैं उठती हूँ, घड़ी में अलार्म दे रखती हूँ। क्यों भला? अंधेरा रहते इतना क्या काम रहता है तुम्हें? अनामिका देवी ने एक सहज और साधारण सा सवाल किया। नमिता ने किंतु जवाब असहज दिया। गले को धीमा करके बोली, छोड़िए इसे, कौन कहाँ से सुन ले। अनामिका गंभीर हो गई, बोली, खैर तुम्हारे अलार्म से आज मुझे सुविधा हुई। 6 बजे ही तो जाने की बात है, कई मील मोटर से जाना होता है, तब स्टेशन। सवेरे 7 बजे गाड़ी। नमिता झट बोल उठी, अरे आज ही कैसे चली जाएंगी? और भी 2 दिन का कार्यक्रम है ना। इसके उसके इस अबोध प्रश्न से अनामिका सी बोली, बात तो थी, पर इसके बाद भी कार्यक्रम होने की सोचती हो तुम? नमिता ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर से कहा, होगा। कल जब आप सो गई तो सम्मेलन के कौन लोग तो बड़ी रात गए आए थे, कह गए। आप जब जगें तो आपसे कह दिया जाए कि अधिवेशन होगा। पुलिस के जोरदार पहरे की व्यवस्था की गई है। पुलिस का पहरा? जोरदार पुलिस के पहरे में साहित्य सम्मेलन? अनामिका देवी हंसे या रोए, लेकिन उन्होंने इन दो में से एक भी नहीं किया। सिर्फ बोली, नहीं, मैं आज ही चली जाऊंगी। सुबह की गाड़ी से ना जा सकूंगी तो दोपहर की गाड़ी से, और ना जा सकूं मतलब उन लोगों से कहना तो होगा। अनामिका देवी चली ही आई, बहुत बहुत आग्रह अनुरोध को टालकर। पुलिस के पहरे में साहित्य सम्मेलन से रुचि नहीं हुई। अनुष्ठान समिति के अध्यक्ष ने बड़ा निहोरा किया। यह भी कहा कि अनिल बाबू ने अस्पताल से विनती की है, परंतु भगौड़े मिजाज को किसी भी तरह से लौटा नहीं सकी अनामिका देवी। बोली, तबीयत भी वैसी, यानी कल की घटना में कैसी हो गई है? तबीयत ठीक नहीं है, इस बात पर लोग लाचार हो गए। शरीर सभी देवताओं का सार देवता है, उसका नैवेद्य तो देना ही पड़ेगा। मन, मिजाज, इच्छा, अनिच्छा, सुविधा, असुविधा, इन सब के टुकड़े टुकड़े कर देने योग्य सुदर्शन चक्र आयोजकों के पास है, लेकिन तबीयत खराब होने के आगे वे बेहथियार है। दूसरे पक्ष का ब्रह्मास्त्र है यह तबीयत खराब होना। यह कहते ही छुटकारा मिल गया, परंतु उन लोगों का मतलब सम्मेलन बुलाने वालों का अब की शनि राहु योग था। यह पता कलकत्ता लौटने पर अखबार से चला। साड़ी के आंचल को लपेटते लपेटते अखबार पढ़ती हुई शंपा सीढ़ियों से ऊपर आई। बुआ, हाय मेरी बुआ, तुम्हारे उत्तर बंग साहित्य सम्मेलन की यह परिणति? पुलिस शासन बेकार हुआ, स्थानीय युवकों से संघर्ष में 2 व्यक्ति निहत, 22 आहत, स्वागत समिति के अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में। हा हा, यह हाल कहाँ? कल तो तुमने मुझे कुछ कहा नहीं। अनामिका देवी किसी संपादक के तकाजे से तंग आकर मन की सारी शक्ति लगाकर अभी अभी लिखने बैठी थी, और ही हो से उन्होंने सिर थाम लिया। यह अब आसानी से जाने वाली नहीं, जबरदस्त जिरह करके जान लेगी कि हकीकत में हुआ क्या। इस कांड से शंपा को बड़ा कौतूहल। जहाँ भी और जिस कारण से भी हो, कोई कांड होने पर शंपा उल्लासित हो उठती है और अपने उस उल्लास का हिस्सा देने आती है माई डियर बुआ को। अनामिका देवी गंभीर होना चाहे भी तो उस गंभीरता को वह उड़ा देती है। बुआ, सुना? शिवनाथ कॉलेज के प्रिंसिपल का छात्रों द्वारा घेराव।
बेचारे प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तब कहीं उसने बाकी बात समझा दी। क्या कांड हुआ जानती हो बुआ? अभी अभी उस दिन इतनी धूमधाम से ललिता ने शादी की और अभी ही परेशान, दोनों ही अडिग हैं। तुम खाली गड़े हुए लोगों से रात दिन झूठे कारोबार करती हो बुआ, वास्तविक मनुष्य की और तुम्हारी दृष्टि नहीं। मोहल्ले में क्या कांड हुआ पता है? अनिल बाबू की गाड़ी से छिटक कर सतीश बाबू के पैंट पर कीचड़ पड़ गया। इसके लिए दोनों में खूब हाथापाई हुई, दोनों मुकदमा ठोकने गए हैं। यह सब शंपा के उल्लास का उच्छ्वास है। अनामिका देवी ऊंचे स्वर में बोली, तेरे ही पास इतनी खबरें कैसे आती हैं, यह तो बता। बस आँख कान खुले रहने से आती हैं। ऐसी वाहियात बातों के लिए आँख कान को कुछ कम खुला रखो शंपा। दुनिया में और भी बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छी? ऐसी बात सुनकर शंपा आकाश से गिरी, बोली अच्छी? अच्छी शब्द का अर्थ क्या है बुआ? किस स्वर्गीय अभिधान में यह है जिसे तुम वाहियात कहती हो, वही असली काम की है। ये कांड ही समाज का दर्पण है। समाज संस्कृति की प्रकृति तुम देख कहाँ पाओगी यदि इन कांडों पर ध्यान नहीं दोगी। डाल पत्ते तो महज दिखावा है, असली वस्तु कांड ही है या कांड। अपने स्वाभाविक ढंग से बहुत बातें कह गई शंपा, सदा ही कहती है। आज भी बोली, कल तो तुमने कहा तुम्हारा भाषण हो गया इसलिए नाहा कि तुम 2 दिन वहां नहीं रुकी, और इधर यह हाथ तुम्हारे रहते रहते ही तो। निरुपाय सी हाथ की कलम रखकर अनामिका देवी ने कहा, तो क्या करती बोलो? तुमसे कांड का बयान करने बैठती? मेरा कोई काम होता? मारे जिरा के तुम एक कांड को 7 कांड करती। खैर छोड़ो, अखबार में क्या लिखा है? सचमुच 2 आदमी मारे गए? हाँ, लिखा तो यही है। शंपा हंस उठी। अवश्य यह अखबार की खबर है। 2 पर 2 22 कर देते हैं। या तो पुलिस निर्देश से 2 को दबा दिया गया है या छापे खाने के भूत 1 को 2 डकार गए। हो सकता है 22 मरे 22 घायल हुए। उसके उमकते मुखड़े की ओर ताककर अनामिका देवी जरा सख्त लफ्ज में उसके उमंगते हुए मुखड़े की ओर ताककर अनामिका देवी जरा सख्त लहजे में बोली, मन में यही संदेह लिए तुम हंस हंस कर लोटपोट हो रही हो? निहत शब्द का मतलब नहीं जानती क्या? बस हो गया। शंपा ने अपने तिकोने चश्मे के कोने की ओर तीखा करके आंख उठाकर कहा, बुआ गुस्से से आग हुई। माने क्यों ना जानूंगी बुआ? इस युग में उस शब्द का माने तो प्रांजल हो गया। रास्ते से एक बनाइट उठाकर निशाने पर छोड़ते ही तो मतलब जानना हो गया। उस रोज जैसे तुम निकली, प्राय उसी क्षण घट ही तो गई एक घटना। टीले के लड़के बीच रास्ते में ईंटें खड़ी करके क्रिकेट की जैसे खेल रहे थे। जाने कहाँ से एक मस्तान आया, यह मारा कि वह मारा। रास्ता पब्लिक चलने के लिए, ईंट की दीवार खड़ी करने के लिए नहीं। उठा ले जाओ, आधी आधी कहा और हाथों हाथ सबक। किस्मत अच्छी थी कहो, किसी का संसार लीला समाप्त नहीं हुआ। सिर फूटने तक ही नहीं पड़ गया, मगर जान जा सकती थी ना। अनामिका देवी हताश सी बोली, मुझे झटपट एक रचना खत्म करनी है। बाप रे बाप, हर समय तो तुम्हें झटपट ही लिखना है। सोचो इन 2 दिनों की घटनाएं तुम्हें बता दूं, जाने तो भाड़ में जाए। यह रहा तुम्हारा उत्तरबंग, 5वें पृष्ठ के 7वें कॉलम में देखिए। मैं रुखसत हो रही हूँ, 2 बातें करो, घर में ऐसा कोई नहीं है। यूं ही निकल जाया करती हूँ मैं। अनामिका देवी उसे जाने तो दे सकती थी, वह तो सारी शक्ति बटोर लिखने बैठी थी, फिर भी उसके यूं रूठने से विचलित थी। यह मन का रहस्य क्या है कौन जाने। शंपा का हर कुछ अनामिका देवी के लिए दृष्टि कटु है, फिर भी उसके हृदय में बहुत स्थान है। तकाजे की रचना तैयार करने में आजकल सचमुच ही बहुत देर होती है। जोर जबरदस्ती ही लिखने के लिए बैठना पड़ता है। फिर भी वह अलसा गई। बोली, जैसा असभ्य है तुम्हारा बाल बांधना, वैसी ही असभ्य है बातचीत। शंपा ठक ठक करती चली जा रही थी। यह सुनकर उसने गर्दन फेरी, तेज के साथ बोली, जूड़े में क्या असभ्यता है, जरा सुनो तो सही। एड़ी चोटी है। उसके एक हाथ को कसकर पकड़ अनामिका देवी ने कुर्सी के पास खींचते हुए कहा, क्या है जुड़े में? आम की डलिया, गोबर की टोकरी। उसमें रहने योग्य बाजार में काफ़ी माल मसाला बिकता है बुआ, परंतु बात यह है कि जुड़े की बनावट तुम्हें अच्छी नहीं लगती। लगती है, यह कहती तो तू शायद खुश होती, पर तुझे खुश नहीं कर पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ ही दिनों पहले सिर का बोझ हल्का कर दूँ कहकर बाल कटाने पर आमदा हुई थी। माँ ने कसम वसम दी सिर्फ इसलिए नहीं कटाए, पर वही तू अचानक सिर पर इतना बड़ा बोझा कैसे रख लिया? कैसे रख लिया? क्यों बुआ? बचपन में तुम जब किस्सा सुनाती थी, कहा था पटरानी पनडब्बा ढोने से मूर्छित हो गई, फिर उस पटरानी ने फैशन के नाते गले में सोने की सिलौटी लटकाई थी। हाँ, कहानी याद है, मुस्कुराकर अनामिका देवी ने कहा। ये कहानियाँ क्यों बनाई जाती थी, क्यों सुनाई जाती थी, बता तो। बहरे, जैसे मैं जानती नहीं। लोक शिक्षा के लिए, और क्यों? खास करके स्त्री जाति को शिक्षा देने के लिए ही तो दुनिया भर की कहानियों की अवतारणा हुई है। जब सब कुछ जानती है तो यह भी जानना उचित है कि शिक्षा लेने की ही चीज़ है। जरा सोच,
फैशन की शिकार होकर यह स्त्री जाति कितनी हास्यास्पद होती है। शंपा मानो भूल गई, एक कुर्सी खींच कर बुआ के पास बैठ गई। मगर इस जूड़े में तुम चू नहीं कर सकती महोदया, यह बस अजंता स्टाइल है। हो सकता है, परंतु यह स्टाइल की स्त्रियां क्या उस जूड़े के साथ हाई हील जूते पहनती थी, कलाई में घड़ी बांधती थी, हड़बड़ में दौड़कर ट्राम बस पर सवार हो कॉलेज दफ्तर जाती थी, खुद ड्राइव करके मीलों चक्कर काटती थी? क्या जाने। कुर्सी में पीठ टिकाकर शंपा हिलने लगी। क्या जाने नहीं, नहीं काटती थी। सास से काज का सामंजस्य होना जरूरी है, समझी? समझी, शंपा हंस हंस कर बोली। साज बरकरार रखते हुए यदि काज किया जाए तो सोहता नहीं। मन ही मन हंसकर बोली, नहीं सोता। शंपा टेबल पर ताल देकर सुर में आई। अनामिका देवी उसकी यह अदा जानती थी। शंपा ने जरा दम लिया, फिर धड़धड़ा कर बोली, ब्याह ब्याह करके मुझे तो पागल बनाकर मार ही रहा था। परसों सीधे बाबूजी के पास वो छुरा अधम का कहता क्या है, मैं आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ। है ना मजे की बात? सहज हंसी हंसकरी बोली, पर अनामिका देवी को एकाएक लगा शंपा व्यंग की हंसी हंस रही है। वह मानो कहना चाहती है, देखो देखो हमारे युग का देखो। तुम्हारे युग में प्रेमियों को थी ऐसी हिम्मत? उस साहस की प्रकाष्ठा तो देवदास शेखर रमेश में है। मिट्टी का घोड़ा, महज मिट्टी का घोड़ा, दौड़ाने की अदा के लिए अचल खड़ा रहता है, सिर से पैर तक जैसे बिजली की एक लहर दौड़ाए। और दिनों की तरह आज भी एक बार सोचा अनामिका देवी ने, मैं क्या इस युग से ईर्ष्या करती हूँ? क्या क्या हुआ बुआ, चुप्पी क्यों साध ली? अनामिका देवी ने फिर कलम उठा ली और जो बात उन्होंने पल भर पहले नहीं सोची थी वह कह बैठी। देख रही हूँ यह छोकरा तो बड़ा बेहया है। क्यों कहा? ठीक उसी क्षण बिल्कुल विपरीत नहीं सोच रही थी अनामिका देवी। सोच नहीं रही थी बकुल, काश तुम्हारे निर्मल को यह साहस होता। किंतु शंपा उसके मन की इस बात को नहीं जानती, इसलिए वह बोल उठी, उस हतभागे को मैंने भी ठीक यही कहा, मगर वह ऐसा ना छोड़ बंदा है कि लगता है कि बिया किए बिना छोड़ेगा नहीं। तेरे बाप ने क्या कहा? बाबूजी, वह फिर कौन सी नई बात कहेंगे? हर पिता जो कहते हैं वही कहा करेंगे। बोले तुम्हारी हैसियत क्या है, रहने खाने का ठिकाना है या नहीं, यह सब जाने सुने बिना तुम्हारे चाहते हुए कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी कन्या दान कर बैठूंगा, यही सोचा है तुमने? फिर वह क्या, भाभी ससुर को पीट कर चला गया। शंपा ने हंसकर कहा, वह नौबत तो नहीं आई, मगर धमकी दे गया। देखता हूँ आप कैसे नहीं कराते ब्याह। तो यह सब मसाला कहाँ से जुटाती है रे? मैं यही सोचकर हैरान हूँ। बात क्या है जानती हो बुआ? शंपा ने पाँव हिलाते हुए कहा, अवस्था संगीन है। कुछ दिन से मैं दिखा दिखाकर दूसरे एक लड़के से कुछ चलाने लगी हूँ ना, लेकिन हाँ बिल्कुल फॉल्स है, महज जेलसी बढ़ाने के लिए। अनामिका देवी ने उसे बात पूरी नहीं करने दी। एकाएक गंभीर होकर बोली, खैर तुम्हारी बकवास बाद में सुनूंगी, अभी मुझे रचना पूरी कर लेने दो। शंपा टप से उठ खड़ी हुई, शुद्ध अभिमान के स्वर में बोली, मैं तो जा रही हूँ, तुमने ही तो बुलाकर बैठाया। वह फटाफट सीढ़ियाँ उतर गई। अनामिका देवी भी उसी ओर ताकती रही, कलम हाथ में यूं ही रखी रही, सारी शक्ति लगाने की इच्छा जैसे ढूंढे नहीं मिली। बहुत धीरे, बहुत ही गहराई से सोचने की चेष्टा की, उस युग के किस कोने पर मैं अपना कैमरा खड़ा करूं, किस एंगल से तस्वीर लूं। इसी घर में कहीं कहीं अभी भी जेठ को देखकर घूंघट काढ़ा जाता है। भंडार गृह के कोने में मंगल कलश रखा जाता है, या शायद खास खास दिन लक्ष्मी की पांचाली भी पड़ी जाती है। किंतु इसी घर में शंपा,
कौन सा सत्य है इन सब में?